स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल योनी क्लासेस में। आज का जो सोशल साइंस है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो अधिकार है, अभी हमने मौलिक अधिकार स्टार्ट कर रखे हैं और मौलिक अधिकार में हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार कंप्लीट कर दिया। समानता का अधिकार हमारा 14 से लेकर हमारा 18 तक आता है। स्वतंत्रता का यानी कि फ्रीडम ऑफ राइट का जो अधिकार है हमारा 19 से लेकर 22 तक, उसमें व्याख्या की गई है। और अब हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसकी व्याख्या 23 से 24 जो आर्टिकल है उसमें की गई है। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर मोटे तौर पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो मेन पॉइंट है और जो हमारे जो पेपर में पूछे जाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करते हुए कर रहे हैं। इसमें हमारे जो संशोधन हो गए इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ कोई उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला दिया है या फिर कोई भी ऐसा मामला रहा है जो इनसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें भी हमें इंक्लूड करते हुए चलना है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाएगा तो सबके सब जो बच्चे हैं वो सबके सब कर लेंगे क्लियर, तो ऐसा ना करके उसे थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। इसलिए आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी जो व्याख्या है आर्टिकल 23 में की गई है, अनुच्छेद 23 में की गई है। इसमें जो है कुछ जो शब्द हैं आपको ध्यान रखने हैं और उनके मतलब भी हम समझेंगे। इसमें मानव दुर्व्यापार जो है और इसके साथ साथ जो बेगार हो गया, और इसी का जो बेगार का ही प्रकार होता है बलात् श्रम। ये तीन जो शब्द आपको ध्यान रखने, इन तीनों पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। शोषण का अधिकार, शोषण अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध क्या है यह अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि यह क्या है, एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार हो गया, बेगार हो गया और बलात् श्रम, इस प्रकार के जितने भी ये चीज़ें चल रही थी भारत में उन सभी पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, तो हमें देखनी है। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है तो उसे क्या है, उसे दंडनीय, ये कानून के समक्ष क्या है, ये दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार से, यानी कि मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है और फिर भी क्या है मानव का दुर्व्यापार किया जा रहा है। दुर्व्यापार का मतलब जो मनुष्य है उन्हें वस्तु के समान बेचा जाता है। तो अभी सिंपली यही समझिए, फिर से हम डीप में देखेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु फिर भी क्या है, कोई छिपके से ऐसा काम कर रहा है तो वह क्या है कानून के समक्ष क्या है, कानून की नज़रों में यह क्या है दंडनीय है, और इसके लिए यह एक दंडनीय अपराध होने के कारण क्या उसे सजा अवश्य मिलेगी जो व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये अधिकार है जो अनुच्छेद 23 में दिए गए हैं ये सभी के लिए है, ये नागरिकों के लिए भी है, यानी कि भारत देश के जो नागरिक हैं उनके लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए भी है। गैर नागरिक में जो विदेशी हो गए वो शामिल होते हैं तो उनके लिए भी है। तो दोनों प्रकार के, यानी कि जो नागरिक हो गया फिर गैर नागरिक हो गए, दोनों के लिए क्या है शोषण का जो विरोध के अधिकार है वह क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 23 के तहत। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत कि ये जो अनुच्छेद 23 और 24 है दोनों के दोनों अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है अमेरिकी संविधान में 13वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उससे क्या है उसके अंतर्गत भी क्या है अमेरिका में जो 13 जो संशोधन हुआ था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या जो दासता का अधिकार था, यानी कि व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता था और फिर उनका शोषण किया जाता था या फिर वस्तुओं के समान उन्हें बेचा जाता था, तो इस पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिका में। तो इसी को क्या है भारत ने एक अच्छा वो देखा, क्योंकि भारत में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसी को समाप्त करने के लिए जो भारत है उन्होंने क्या किया है, अमेरिकी संविधान से ये जो अधिकार है लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर मानव दुर्व्यापार जो शब्द है उसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मानव दुर्व्यापार है उसमें उस शब्द में कौन सी बात सम्मिलित है या फिर कौन सा इनमें से मानव दुर्व्यापार है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मानव दुर्व्यापार में जो पुरुष हो गई, महिलाएं हो गई या फिर जो बच्चे हैं उन्हें वस्तुओं के सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, उनकी खरीद और बिक्री की जाती है, वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। यानी कि मनुष्य का गलत तरीके से व्यापार होना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये अगर पुरुष हो गए, महिलाएं हो गए, फिर बच्चे हो गए, कोई भी हो गया हो, अगर उनका वस्तु के सामान लेन देन किया जाता है तो वह क्या है मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है।
इसके साथ साथ जो मानव दुर्व्यापार है उसमें अगर जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं उनका अनैतिक रूप से दुर्व्यापार किया जाता है, यानी गलत तरीके से उनका व्यापार किया जाता है, तो उस पर भी क्या है, ये इसके अंतर्गत ही शामिल होगा। इसमें आपको ध्यान रखना जो वेश्यावृत्ति है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होती है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका वैश्य रूप में क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। या फिर आपने बहुत बार देखा है लड़कियों को किडनैप करके उनको क्या करता है, बेच दिया जाता है, तो वो भी क्या इसी के अंतर्गत शामिल होगा, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत। ठीक है। इसके साथ साथ देवदासी हो गया या फिर दास के रूप में अगर जो कोई भी पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई या फिर बच्चे हो गए, उन्हें दास के रूप में क्या किया जाता है, अगर उनका व्यापार किया जाता है, या देवदासी के रूप में उनका व्यापार किया जाता है महिलाओं का, तो उसमें भी क्या है, ये चीज़ें भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही शामिल होगी। इसी तरह आपको ध्यान रखना है इस तरह के जो कृत्य हैं उन पर दंडित करने के लिए जो संसद है उसने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम बना रखा है। आपको ध्यान रखना अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, ये तो इसी नाम से रिलेटेड हो गया, दुर्व्यापार से ही आपको ध्यान रखना है। दुर्व्यापार को निवारण भी कहा जाता है, यानी कि अनैतिक जो दुर्व्यापार है उसका निवारण करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया 1956, आपको ध्यान रखना है ये 1956 में बना था, यह है अधिनियम। अगर कोई भी जो व्यक्ति है वह इस प्रकार का मानव दुर्व्यापार करता है किसी के भी साथ, तो उसको क्या है, वह दंडनीय अपराध होगा, और उसके लिए संसद ने क्या किया गया है 1956 में अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम पारित किया है। अब देखिए जो बेगार शब्द था जो हमने अब ही देखा था अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, अब इसका अभिप्राय क्या होता है, यानी कि जो बेगार है वो क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन सी बातें शामिल होती हैं। इसमें जो है बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, जैसे कि अगर आपको याद हो जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय तक क्या था, जो मजदूर हैं उन्हें मजबूरन क्या है काम करवाया जाता था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 जो है वो शुरू किया गया है, वो जोड़ा गया है। तो इसमें जो बेकार यानी कि बिना कोई मजदूरी दिए, बिना कोई सैलरी दिए किसी व्यक्ति से मजबूरन काम करवाना ही क्या है, बेकार कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 23 जो है आर्टिकल 23 जो है उसमें बेकार के अलावा जो बलात् श्रम है वो भी शामिल किए गए हैं। जो बलात् श्रम है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर बंधुआ मजदूरी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बना लेना भी क्या है, इसी के अंतर्गत शामिल होगा। तो बलात् श्रम जो है वह बेकार, तो आपको ध्यान रखना है यह है इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब देखिए बलात् श्रम का मतलब क्या होता है। आपको बलात् जो श्रम है वह बलात् श्रम किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे कार्य करवाना। इसमें ऊपर वाले में बेकार वाले में क्या था, बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना, और इसमें क्या है व्यक्ति की बिना इच्छा के क्या करना है, उससे काम करवाना। आपको ध्यान रखना है उसमें पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है बेकार में, और बलात् श्रम में क्या है व्यक्ति की इच्छा नहीं है फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है। जैसे कि बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, किसी भी अगर मान लीजिए कोई भी उन्हें ऋण लेना पड़ गया है और उसके थोड़ा सा ऋण लिया है, और वह क्या है जो ऋण देता है, ऋणदाता है, वह शर्त रख देता है तुम्हें क्या पूरी उम्र मेरा बंधुआ मजदूर बनकर रहना है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसने ऋण लिया है वह क्या है मजबूर होकर क्या करेगा, उसका कार्य करेगा, बंधुआ मजदूर बन जाएगा। तो इस चीज़ पर क्या है प्रतिबंध लग चुका है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में डिफरेंस के तौर पर पूछा जा सकता है बेकार और बलात् श्रम के अंदर क्या डिफरेंस है, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उन्हें क्वेश्चन बनाने हैं वो कैसे बना सकते हैं, इसलिए हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति। इसके साथ साथ जो बलात् श्रम है उसमें शारीरिक रूप से या फिर जो कानूनी रूप से जो स्थिति होती है, इसके साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों के दौरान भी क्या होता है, ये चीज़ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी दर पर क्या है काम करवाना, ये भी बलात् श्रम के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कि बंधुआ मजदूरी हमने देखा शारीरिक रूप से या कानूनी रूप से या फिर किसी भी आर्थिक जो रूप है वो भी बलात् श्रम का ही है बंधुआ मजदूरी। तो इस तरीके से क्या है किसी व्यक्ति को बाध्य कर देना वह कार्य करने के लिए, वो बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा, मजबूर कर देना। तो इसमें जो न्यूनतम मजदूरी है यानी कि कम मजदूरी देकर क्या है काम करवाना, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर है, वह उसके पास धन नहीं है और उसे धन की आवश्यकता है, तो उस समय क्या है उसे नौकरी की आवश्यकता है, और जो नौकरी देने
देने वाला है वह क्या करेगा, जितनी मजदूरी चल रही है उससे कम मजदूरी यानी कि उससे कम सैलरी प्रदान करेगा, तो भी क्या है मजबूरी में उसे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ये भी जो चीज़ है ये बाल श्रम के अंतर्गत आती है और इस पर भी क्या है प्रतिबंध लग चुका है। आपको पता होगा कि न्यूनतम मजदूरी जो है सरकार के द्वारा तय कर दी गई है। अब देखिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 जो है इसके अंतर्गत क्या है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अगर कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूर बनाता है तो उस पर क्या है, इसके अंतर्गत दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को, आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी, आपको ध्यान रखना है न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम 1948 यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे 1 साल बाद ही क्या है यह अधिनियम पारित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी दर है जिस पर लोगों को काम करवाया जाता था वह क्या समाप्त कर दी गई है। अब देखिए ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, ये क्या है, ठेके के लिए जो ठेके श्रमिक होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें डिटेल में नहीं देखनी है इनके अंदर को कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये कब हुए थे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसके अंतर्गत क्या है कि समान रूप से हर किसी को क्या है एक जैसी सैलरी मिलेगी। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में अगर ए जो व्यक्ति है वह कार्य कर रहा है एक पोस्ट के लिए और बी जो व्यक्ति है वो भी उसी पोस्ट के लिए कार्य कर रहा है, तो दोनों को क्या है समान सैलरी मिलेगी। तो ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब कौन से अपवाद हैं यानी कि कौन सी स्थिति में जो है इस पर रोक लगाई जा सकती है, तो देखिए राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा व श्रम की योजना लागू कर सकता है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है वह क्या कर सकती है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए क्या कर सकती है, अनिवार्य जो सेवा है या फिर जो श्रम है उसकी योजना तय कर सकती है। यानी कि बिना कुछ दिए भी क्या कर सकती है या फिर कम मजदूरी दर पर भी क्या कर सकती है, अगर सार्वजनिक रूप से यह हित पहुंचाएगा तो उसके लिए राज्य कर सकती है ऐसी सेवाएं लागू, ऐसी योजनाएं लागू कर सकती है। यानी कि राज्य को अगर जो सेवाएं हैं उसकी ज़रूरत पड़ जाए और जिससे सार्वजनिक हित होने वाला हो, लाभ होने वाला हो, तो राज्य ऐसा कर सकता है, उसे इसकी छूट दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 23 था यहाँ पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अब आर्टिकल 24 देखते हैं। ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि 23 और 24 दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो 24 अनुच्छेद है उसमें किस बात की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि जो 14 वर्ष से जो कम वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, वह कारखाने या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि 14 वर्ष से अगर कम के 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कारखाने या फिर जो अन्य कोई भी जोखिम भरा अगर कोई भी काम हो रहा है उनमें क्या है, उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। ये इस पर पाबंदी लगाई गई है। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि गरीबी थी भारत में, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया जाता था, कारखानों में या फिर जोखिम भरे जो काम होते थे उनमें भेज दिया जाता था कि ये बच्चे क्या हैं मजदूरी कमा के लाएंगे। तो इससे क्या होता था, बच्चों की जो जानें भी चली जाती थी। तो इसलिए सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी है। और इसके साथ साथ एक और फ़ायदा हो रहा है कि अगर बच्चों से इस तरह के काम नहीं करवाए जाएंगे तो बच्चे क्या है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि 14 साल तक सरकार ने क्या है फ्री जो शिक्षा प्रोवाइड की गई है। हमने ये जो RTE, इसे RTE 2009 कहा जाता है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि सरकार क्या है 2009 में यह प्रावधान किया गया था, सरकार क्या है निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करेगी। यानी कि बिना किसी पैसे की सरकार क्या शिक्षा प्रोवाइड करेगी 14 साल के बच्चों को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करंट में भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर क्या है करंट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो जीके आती है आपकी। तो यहाँ पर हमारी ये कवर हो गई। अब देखिए इससे संबंधित जो उच्चतम न्यायालय हैं उन्होंने कौन कौन से जो मुख्य निर्णय लिए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिए हैं उसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1948 ईस्वी में यह हुआ था। यह एक मामला है, आपको ध्यान रखना है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 में हुआ था। यह इसमें क्या था, जो बंधुआ उन्मूलन के लिए जो सरकार ने आवश्यक कार्य करे, इसके अंतर्गत जो सरकार है उसने बंधुआ उन्मूलन के लिए, यानी कि बंधुआ जो प्रथा थी, जो बंधुआ मजदूरी थी, उसको रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, जड़ से हटाने के लिए, उन्मूलन का मतलब ही होता है जड़ से हटा देना, तो उसको करने के लिए सरकार ने कुछ मुख्य कार्य करे।
ये जो है सरकार को कहा गया था कि सरकार क्या करे, बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए कुछ ऐसे काम करे। तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था सरकार को। अब देखिए, संचित राय बनाम राजस्थान राज्य 1995 इशू में हुआ था यह मामला। तो इसमें क्या हुआ था, अकाल के समय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बलात् श्रम के समान है। तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय है उसने यह निर्णय लिया कि अकाल के समय अगर बाई चांस कोई भी अकाल की स्थिति हो जाती है भारत में, तो उस समय न्यूनतम मजदूरी दर से अगर कम जो मजदूरी दी जाएगी, यानी कि जितनी मजदूरी तय कर दी गई है एक मजदूर के लिए, एक दिन की सैलरी जितनी तय कर दी गई है, अगर उससे कम दी जाएगी तो वह भी क्या बलात् श्रम के समान है और उसे क्या है वह दंडनीय होगा। यह अकाल के समय की बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए, गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय 1998 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत यह भी एक मुकदमा था, गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय। तो इसमें जो है कैदियों के लिए एक प्रावधान किया गया है कि जो कैदी हैं उन्हें भी क्या है अपने परिश्रम का, क्योंकि उस समय आपको पता होगा जो कैदी होते हैं जब वह जेल में होते हैं तो उस समय भी क्या है उनसे कुछ काम करवाए जाते हैं। अगर कोई भी उस जेल के अंतर्गत कोई भी काम करवाना है, मजदूरी के रूप में करवाना है, मजदूर के रूप में, तो उनसे करवाया जाता है। तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय है 1998 में उन्होंने फैसला लिया कि जो कैदी हैं अगर वह परिश्रम कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या है उस परिश्रम का जो फल है मिलना चाहिए, यानी कि उस परिश्रम की जो सैलरी है, जो मजदूरी है, वह उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो मजदूरी है वो भी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। इसका अधिकार कैदियों को प्रदान किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे शोषण के जो विरुद्ध अधिकार था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, हम उसमें देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसलिए हमें इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि हम यहाँ पर पहले अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। समानता का अधिकार है वह हमारा 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह हमारा 19 से लेकर हमारा 22 तक आता है। और उसके बाद शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह हमारा 23 से लेकर 24 में आता है। और इसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 में उसकी व्याख्या की गई है। तो आपको ये टिप्स पर याद होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसका अर्थ क्या है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता हम बोल देते हैं उसका मतलब है क्या। तो इसमें जो राज्य किसी भी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है, जो नागरिक है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह चाहे तो वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और ना चाहे तो वह किसी भी धर्म को ना अपनाए। इसमें राज्य किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यही है धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो में आपको जो है जिस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके DSSB में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के जो हमने यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। इसमें हमने कोई भी संशोधन हुआ है वो भी इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ जितने ये अनुच्छेद हैं इनकी व्याख्या करते हुए इसके साथ साथ हमने उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है वो भी हमने इंक्लूड किया है। कोई भी अगर मुकदमा चला है जो इससे रिलेटेड है वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि देखा गया है DSSB में इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछ ले जाते हैं उठाकर। तो हमें क्या है, हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए, अनुच्छेद 25 जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 को अंतःकरण की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 जो है वह सभी व्यक्तियों को क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसमें जो है धर्म के अबाध रूप से मानने की जो स्वतंत्रता है, आचरण करने की जो स्वतंत्रता है और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वह भी क्या इसी के अंतर्गत प्रदान की गई है। अब यहाँ पर जो अंतःकरण है इसका मतलब क्या है हमें समझना होगा। जितने वर्ड्स लिखे गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उन सारे शब्दों का मतलब हमें समझना है। अंतःकरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को
अपने अकॉर्डिंग जो ईश्वर है, भगवान है या फिर उसका कोई भी जो रूप है उसे क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग अपने संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने संबंध ईश्वर के साथ अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है, चाहे ईश्वर हो या फिर उसका कोई भी रूप हो, जिसके अंतर्गत सभी धर्म इंक्लूड हो गए हैं। इसके साथ साथ अब देखिए धर्म के अबाध रूप से मानने की, इसके अंतर्गत है कि अपने धर्म को क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय के, बिना किसी डर के क्या कर सकता है, सार्वजनिक रूप से क्या कर सकता है, उसी घोषणा कर सकता है। यानी कि अगर मैं किसी धर्म को मानती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस धर्म को बिना किसी डर के सबके सामने बता सकती हूँ कि मैं इस धर्म को मानती हूँ। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। अगर देखा जाए कि जिन देशों में किसी भी एक धर्म को मान्यता प्राप्त कर दी जाती है, मान्यता दी जाती है, और उस देश में अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को मानता है तो उसे क्या है, उस धर्म को छिपा के रखना पड़ता है, किसी के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता है। तो क्योंकि अगर ऐसा वह करेगा तो उन्हें दंड दिया जाता है। परंतु भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है नागरिकों को। तो यहाँ पर इसी कारण क्या है, अबाध रूप से क्या कर सकता है, अपने धर्म को क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति बता सकता है कि मैंने ये धर्म अपना रखा है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम शब्दों का मतलब क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि अगर शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो याद नहीं हो पाएगा, और अगर याद हो गया है तो बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए अंतःकरण की स्वतंत्रता निम्नलिखित है, ये करके फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चाहे उसका अर्थ ही क्यों ना ऑप्शन में दिया गया हो, यानी कि उसका मीनिंग ही उठाकर क्यों ना ऑप्शन में दिया गया हो। अगर आप ब्लाइंडली इनको रट लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको ये तो पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो 25 आर्टिकल है उसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मतलब होता क्या है। अब आप कौन से ऑप्शन को टिक करके आएंगे, तो फिर इसलिए क्या है, अभी आपको अच्छे से समझ के चलना है। अब देखिए यहाँ पर प्रचार करने का जो समान हक है, और यहाँ पर आचरण का जो अधिकार है, आचरण करने का अधिकार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि धार्मिक जो पूजा हो गई या फिर कोई भी परंपरा है या फिर समारोह करने का, या फिर अपनी आस्था या फिर अपने जो विचार है उसको प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत दी गई है। यानी कि अगर आपने कोई भी धर्म अपना रखा है, आपका कोई भी त्यौहार आ रहा है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो उसे किसी भी बिना भय के आप क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये आचरण करने के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई भी एक धर्म दे दिया, उसका ये फेस्टिवल है और इसे मनाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में होगा आचरण करने का अधिकार। तो इसलिए आपको क्या, इनके मीनिंग भी आने चाहिए। अब देखिए प्रचार करना तो आप सिंपली समझ रहे हैं कि अपने धर्म का क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति प्रचार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के सदस्यों को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई, पर फिर भी इस पर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर व्यक्ति जो है वह गलत तरीके से प्रचार कर रहा है, यानी कि आपको पता होगा बहुत बार क्या होता है, जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, पैसे देकर भी क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। तो ये गलत तरीका होता है और इस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। अगर उनकी शिकायत की जाए तो उन्हें क्या दंड दिया जाता है। तो ये जो प्रचार करने का अधिकार है, इसके अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको इंक्लूड करते हुए चलना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत शामिल की गई हैं वो ये हैं। कृपाण को धारण करने का जो अधिकार है सिख धर्म के लिए दिया गया है। कृपाण जो होता है उसे वह धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद यानी कि जो 25 आर्टिकल है उसके अंतर्गत क्या है, सिख, जैन और बौद्ध जो धर्म है वो तीनों के तीनों क्या है, हिंदू धर्म के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है हिंदू धर्म में शामिल किए गए हैं, शामिल होंगे ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी कि जो कैटेगरी बांटी जाती है, हिंदू जो कैटेगरी होती है उसमें सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब देखिए इसके जो ये आर्टिकल 25 है इससे रिलेटेड जो कुछ मामले हुए, जो मुकदमे चले हैं न्यायालय में, और उसमें जो न्यायालय है उसने फैसला क्या दिया है जो इस आर्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है वो देखिए। आनंद मार्ग मामला 1995, ये आपको ध्यान रखना है। आनंद मार्ग मामला 1995 जो था, इसमें जो न्यायालय है वह कहता है कि धर्म की जो स्वतंत्रता है उसमें जो खोपड़ियों के ऊपर तांडव करने
खोपड़ी के ऊपर जो तांडव नृत्य है उसका अधिकार सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं किया गया। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वह धर्म के नाम पर जो खोपड़ी हैं, यानी कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती हैं, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का तांडव नृत्य करता है, यह कहकर यह मेरे धर्म में इंक्लूड है, मेरे धर्म में शामिल है, और इससे जो गॉड हैं वो क्या होंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये जो है ये चीज़ मैंने गलत बताई है कि ये चीज़ क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आनंद मार्ग मामले के अंतर्गत ये बात हुई है। अब आपको ध्यान रखना है कि धर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हैं, कुछ अपवाद भी हैं। यानी किन स्थितियों में धर्म की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जा सकती है। तो वो देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल 25 का जो पार्ट 1 है, यानी कि 25 आर्टिकल के अंदर जो भाग 1 है उसमें लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों को लेकर अगर धर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, ये बात क्या इसमें बताई गई है। लोक व्यवस्था हो गया, सदाचार और स्वास्थ्य को लेकर। इसके साथ साथ आप देखिए अनुच्छेद 25 का जो भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, उसमें क्या है, राज्य ऐसी विधि बना सकता है, ऐसा कानून बना सकता है जिसके तहत क्या है, धार्मिक आचरण से संबंध किसी प्रकार का आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या फिर कोई भी लौकिक क्रियाकलाप है उसका दमन हो सकता है। यानी कि राज्य कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जिसमें क्या होगा, धार्मिक आचरण जो है उसके कारण आर्थिक रूप से कोई भी दमन हो सकता है, निर्बाध जिसे कहा जाता है निर्बाध हो सकता है, वित्तीय रूप से कोई भी दमन हो सकता है, तो हानि झेलनी पड़ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26, हमने जो ऊपर देखा था आर्टिकल 25, उसमें क्या था, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उस नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 26 जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें जो है धार्मिक जो कार्य हैं उनका प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वो प्रोवाइड की गई है। तो इसमें सबसे पहले है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार जो है वो प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है। धार्मिक या फिर जो मूर्त प्रयोजन है, यानी कि मूर्ति जो स्थापना वगैरह हो गई हैं, वो सारे के सारे जो है उनके लिए अगर कोई भी संस्था की स्थापना करनी हो या फिर उसका किसी प्रकार से पोषण करना हो संस्था का, तो वह क्या कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, दूसरा इसके अंतर्गत शामिल है अपने धर्म व्यसक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया गया। यानी कि अपने धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करना है तो उसका अधिकार क्या है, इसके अंतर्गत दिया गया है। तीसरा आप देखिए, जंगम और स्थावर संपत्ति। अब यहाँ पर समझना है जंगम क्या होता है, स्थावर क्या होता है। जंगम को बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जंगम का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जो अचल होता है। और स्थावर का मतलब होता है चल। यानी कि यहाँ पर जंगम, ये हमने शाब्दिक रूप देखे हैं, पर यहाँ पर जंगम का जो मतलब है यहाँ पर निजी संपत्ति है, यानी कि प्राइवेट जो संपत्ति है वो जंगम है। और स्थावर मतलब क्या है, जो भी संपत्ति स्थिर रहती है वो स्थावर हो गई। तो इन दोनों संपत्तियों का जो अर्जन है और जो स्वामित्व है उसका अधिकार प्रोवाइड किया गया है। अर्जन करने का यानी कि इकट्ठा करने का, धार्मिक कार्य करने के लिए इस प्रकार की संपत्ति इकट्ठी की जा सकती है और उसका स्वामित्व भी किया जा सकता है, तो इसका अधिकार दिया गया है। अब देखिए, इसमें 4th है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। यानी कि इस प्रकार की जो संपत्ति है उसका कानून के अनुसार क्या है, प्रशासन करने का भी जो अधिकार है वो भी दिया गया है। यानी कि उसका सुचारू रूप से प्रशासन भी किया जा सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 26 जो है उसके अधीन जो अधिकार है उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही जो हमने 25 जो आर्टिकल देखा था उसमें जो उसका 25 का जो पहला पार्ट था उसमें क्या है, प्रतिबंध के बारे में बताया, जो भी था 2 आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता था उस पर। तो 25 का जो पार्ट 1 है उसमें जो बताया गया है उसी तरीके का क्या है, सेम वही क्या है 26 आर्टिकल जो है उसमें भी क्या है, वो 3 जो आधार है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 आधारों के तहत क्या किया जा सकता है, इस पर आर्टिकल 26 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए अगला है अनुच्छेद 27। इसमें ये भी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसका नाम है धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। यानी कि आपको याद रखना है कि आर्टिकल 25 जो है उसका नाम क्या है। अगर ये याद रखेंगे तो एकदम से अगर आपसे आर्टिकल 25 पूछा जाता तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो आर्टिकल 25 है ये किससे रिलेटेड है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो 27 में क्या है, कर न देने की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो किया गया है। अब देखिए इसमें जो है कोई भी जो व्यक्ति है वह क्या है, धर्म की अभिवृद्धि या फिर उसका पोषण करने के लिए किसी प्रकार का अगर वह खर्च करता है तो उसे किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। यानी कि अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति खर्च करता है, यानी कि मान लीजिए कोई आम नागरिक है वह किसी प्रकार का दान करता है तो उसको लेकर क्या है, उसे किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या है, जो राज्य है उसे यह अधिकार दिया गया है कि किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए अगर राज्य किसी प्रकार का कार्य करता है, यानी किसी प्रकार का काम करता है राज्य धार्मिक संप्रदाय के लिए, एक विशेष संप्रदाय के लिए, जो एक विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए अगर कोई भी कार्य करता है राज्य, तो वह क्या कर सकता है, उस कार्य के लिए धार्मिक संप्रदायों के लोगों से शुल्क ले सकता है। आपको ध्यान रखना है, कर और शुल्क में अंतर है। कर क्या होता है, बिना कोई सेवा प्रोवाइड किए लिया जाता है, और शुल्क क्या होता है, अपनी सेवा प्रदान करके लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कर और शुल्क में यही अंतर होता है। कर में कोई भी सेवा प्रोवाइड नहीं की जाती है फिर भी राज्य कर लगा देता है और व्यक्तियों को देना पड़ता है टैक्स। शुल्क क्या होता है, शुल्क में राज्य अपनी सेवा प्रदान करता है और फिर क्या है, उसके बदले में वह क्या आशा करता है कि जिनके लिए ये सेवा प्रदान की गई है वह उसे शुल्क देंगे। अब अगला देखिए आर्टिकल 28, ये क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है। यानी कि धार्मिक जो शिक्षा है वो भी क्या की जा सकती है, इंक्लूड की जा सकती है। जो संस्थान होते हैं उनमें, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, स्कूल जो होते हैं उनमें प्रोवाइड की जा सकती है। पर इस पे भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो हमें देखने होंगे। आर्टिकल 28 जो है उसके तहत क्या है, राज्य निधि के द्वारा अगर कोई भी जो शिक्षा संस्थान है वह पोषित है, यानी कि राज्य निधि के द्वारा वह शुरू की गई है, राज्य के द्वारा शुरू किया गया कोई भी संस्थान है, शिक्षा से रिलेटेड जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी, साफ तौर पर बताया गया है। यानी कि राज्य कोई भी संस्थान शुरू करता है, शिक्षा संस्थान शुरू करता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु ये जैसे कि मान लीजिए राज्य कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती है, आपको ध्यान रखना है। परंतु ये उन संस्थाओं में लागू नहीं होती है। इस पर भी एक यहाँ पर प्रतिबंध, इस पर भी एक छूट दी गई है कि ये उन शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, यानी कि जो राज्य है उन्हें चला रहा है उन संस्थाओं को, परंतु उनकी स्थापना क्या है, किसी और ने की है, विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, यानी किसी और के अधीन उनकी स्थापना हुई है, उन संस्थानों की, उन इंस्टीट्यूशन की किसी और के द्वारा स्थापना की गई है, परंतु राज्य उसका प्रशासन कर रहा है। तो उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है, परंतु जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा पोषित जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आप किस तरीके से याद रखेंगे, इससे आप याद रखेंगे कि जो राज्य है, राज्य मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि राज्य किसी भी सरकारी स्कूल में किसी धर्म की शिक्षा प्रदान करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, जो राज्य सरकार है किसी धर्म के, आपको याद होगा धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जो सरकार है वह किसी भी धर्म को मानने या ना मानने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अगर राज्य किसी धर्म की शिक्षा प्रदान करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब क्या है, राज्य उस धर्म का प्रचार कर रहा है, उस धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, तो राज्य किसी एक धर्म की तरफ हो चुका है। तो इसलिए क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि आर्टिकल 28 में 4 प्रकार से बताया गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो 4 प्रकार के होते हैं और उन संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमें देखना होगा। तो पहला संस्थान जो है इस प्रकार का होता है कि उसमें पूरी तरीके से क्या है, राज्य ही रख रखाव करता है, प्रशासन करता है और वो राज्य के द्वारा ही पोषित होते हैं। तो इनमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अब जो दूसरा संस्थान है वो किस प्रकार का है, वह राज्य के द्वारा तो प्रशासन किया जाएगा, परंतु उसकी स्थापना न्याय से विन्यास के द्वारा होगी। इसमें क्या है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमने अभी ऊपर देखा था। तीसरा किस प्रकार का संस्थान होता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होता है। और चौथा किस प्रकार का संस्थान होता है, राज्य द्वारा वित्त सहायता प्रदान संस्थान होता है। यानी कि राज्य उसकी स्थापना नहीं करता है, पर राज्य वित्त प्रदान करता है कि तुम क्या कर सकते हो, अपने संस्थान को चला सकते हो। तो जो तीसरा और चौथा है, उन दोनों में क्या है, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक जो शिक्षा की अनुमति दी गई। यानी कि जिसने भी उस संस्थान की स्थापना की है वो क्या कर सकता है, उसकी मर्जी है। अगर वह चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता दे सकता है, अगर ना चाहे तो ना भी दे। तो ये उस पर डिपेंड है, यहाँ पर राज्य का कोई भी रोल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना 4 प्रकार के संस्थान होते हैं और उनमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इसका जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपसे, तो आपको याद होना चाहिए। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उसकी व्याख्या आर्टिकल 29 से 30 में की गई है। सबसे पहले हमें देखना है आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। इसमें इसका नाम है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर आर्टिकल का आपको याद रखना कौन से आर्टिकल में किस चीज़ की व्याख्या की गई है, और उसका नाम अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि उसके अंदर किस चीज़ की बात की गई है। तो देखिए जो आर्टिकल 29 है, अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा होता है, अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में अगर कोई भी भाषा हो गई, लिपि हो गई, संस्कृति हो गई, जिसे अपनाने वालों की जो संख्या है वो कम है, उसे अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इन वर्ग को, इस अल्पसंख्यक वर्ग को क्या है, यह अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकता है, अपनी इस संस्कृति को क्या कर सकता है, चाहे वो भाषा हो गई, लिपि हो गई, संस्कृति हो गई, या फिर धर्म के आधार पर वो अल्पसंख्यक हो गए, उन्हें क्या कर सकता है, बनाए रखने का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। किसी भी नागरिक में संस्था के आधार पर, जैसे कि जो धर्म है या फिर मूल वंश है, जाति है, भाषा है, इनके आधार पर क्या कर सकता है, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर संस्थाओं में प्रवेश पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसके बारे में क्या है, आर्टिकल 29 में बताया गया है। यानी कि संस्था जैसे कि जो शिक्षण संस्थाएं होगी उनमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा इन आधार पर, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गई, भाषा हो गई। और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उन पर भी किसी प्रकार का कोई भी क्या है, प्रतिबंध नहीं लगेगा किसी भी संस्था में प्रवेश पाने के लिए। तो आर्टिकल 29 इसकी व्याख्या करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 30। अब देखिए अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 जो है वह इसका नाम है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। यानी कि इनमें जो शिक्षा संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी स्थापना होती है। इसमें देखिए जो आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है, वो क्या करता है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, यानी कि जो धार्मिक रूप से जिनकी संख्या कम है, वो क्या कर सकता है, वो वर्ग अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। इसकी छूट दी गई है। यानी कि राज्य क्या है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी संस्थान शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए राज्य आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये स्पष्ट रूप से क्या है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई। यानी कि जो राज्य है वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि राज्य क्या है, किसी भी धर्म की तरफ नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। तो किसी भी धर्म को लेकर क्या है, किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। तो हर संस्थान को समान रूप से क्या करेगा, वह आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो ये भी क्या है, आर्टिकल 30 के अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए 44वां जो संविधान संशोधन है, आपको ध्यान रखना है 44वां जो संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तो उस समय क्या हुआ, जब सरकार पलट गई 1978 में, दूसरी सरकार आ गई, तो उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया और उसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए थे। अब इसके में भी क्या है, 44वां जो संविधान संशोधन है, आपको ये भी याद होगा संपत्ति का जो अधिकार है वो इसी के तहत हटाया गया है।
तो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे, संपत्ति के अधिकार के बारे में। बस अभी आपको ये याद करना है कि संपत्ति का अधिकार 44 वजह संविधान संशोधन है उसके द्वारा हटाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो संपत्ति के जो अधिकार है वो हटाया गया है इसके तहत, परंतु जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान की स्थापना और इन संस्थानों के प्रशासन का जो अधिकार है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। संपत्ति का जो अधिकार है चाहे वह हटा दिया गया हो तो उसको लेकर क्या है जो शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग स्थापना करना चाहते हैं तो उसको लेकर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, वो अपने संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मुकदमे हुए हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, आपको पता हो सेंट स्टीफेंस जो कॉलेज है वो क्या है, DU का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो इसी से आपको नाम याद करना है। और बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में फैसला लिया गया था। इसमें इस वाद के अंतर्गत क्या है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं वह अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम 50% तक स्थान आरक्षित कर सकते हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यकों के लिए जो खोले गए संस्थान हैं वो 50% तक ही क्या कर सकते हैं, आरक्षण रिजर्व कर सकते हैं सीट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए TM पाई फाउंडेशन 2003 के मामले में जो न्यायालय है वह अपना दृष्टिकोण परिवर्तन कर देता है, एकदम से बदल देता है। जो उसने सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो अपना फैसला दिया था, यानी कि 50% से अधिकतम नहीं कर सकते हैं रिजर्व सीट, तो उसको क्या है एकदम से बदल देता है। कौन से मामले के अंतर्गत, TM पाई फाउंडेशन 2003, आपको याद रखना है। वह फैसला करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषा के रूप से कुछ अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि जो भाषा कम बोलने, जो बहुत कम बोली जाने वाली जो भाषा है, और धर्म है वो बहुत जो कम मात्रा में जिसके लोग हैं, जो अल्पसंख्यक धर्म है उसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है उसको देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि जिस भी राज्य में जो भी वो इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थान है, जिस भी राज्य में वह स्थापित है, उस राज्य में वह धर्म अल्पसंख्यक है या नहीं है, उस राज्य में वह भाषा के आधार पर जो वर्ग है वह अल्पसंख्यक है या नहीं है, चाहे वह पूरे देश में अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, परंतु राज्य में अल्पसंख्यक नहीं है तो उसे ये जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की जाती है न्यायालय के द्वारा, और ये अनुच्छेद 30 के अधीन जो अल्पसंख्यक के अधिकार है उसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान हैं जिसमें सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, उन संस्थानों को जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में न्यायालय कहता है कि इनमें क्या 50% भर्ती सभी वर्गों के लिए खुली होगी। यानी कि अगर आपने देखा हो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुकदमा ही था, उसी को लेकर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि एकदम से पलट दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है कि बहुत सारे जो शिक्षण संस्थान है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज हैं, बहुत सारे वो क्या है अल्पसंख्यक वर्ग के तहत खोले गए हैं। उनमें अल्पसंख्यक जो हैं उनके जो विद्यार्थी हैं वो लिए जाते हैं, और जो बाकी यानी कि जो जर्नल हो गए उनके जो विद्यार्थी हैं वो कम लिए जाते हैं। परंतु न्यायालय क्या फैसला लेता है, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही क्यों ना खोले गए हों ये इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, परंतु उनमें क्या है सभी वर्गों के लिए क्या होना चाहिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। यानी कि 50% तो कम से कम सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। और इसके साथ साथ योग्यता के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो ये भर्ती होगी वो योग्यता के आधार पर होगी, और साथ ही साथ क्या है 50% जो सभी वर्ग हैं उनके लिए खुला होगा। अब देखिए यहाँ पर जबकि 50% भर्ती अपने संप्रदाय से संस्थान आरक्षित कर सकता है, 50% सभी वर्ग के लिए हो गई, और 50% अल्पसंख्यक वर्ग जो है जिसके लिए वह शिक्षण संस्थान खोला गया है वो हो गया, तो 100% हो गया टोटल मिलाकर। तो आधा आधा बांट दिया न्यायालय ने कि आधा आधी किया है, अल्पसंख्यक वर्ग है वह 50% भर्ती कर सकता है, और
50% सभी वर्ग के लिए भर्ती खुली होगी और योग्यता के आधार पर होगी। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होना, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास प्रॉपर, तभी वह जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो न्यायालय है वह यह भी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे छूट दी जाए, ऐसे छूट नहीं दी जानी चाहिए। उसे भी क्या है, योग्यता के आधार पर ही उनका एडमिशन होना चाहिए, उनकी भर्तियां होनी चाहिए योग्यता के आधार पर ही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें छूट दी जाए। अब देखिए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो हैं, जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त है, यानी कि जिन्हें सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, वो जो अल्पसंख्यकों के लिए खोले गए जो शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में बताया गया न्यायालय के द्वारा इसी मुकदमे के अंतर्गत कि इसमें जो राज्य है वो कब हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि राज्य इसमें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर रहा है, तो इसलिए राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करेगा, उसे केवल तभी हस्तक्षेप करेगा शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण करने के लिए कि इस चीज़ का, अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसमें वो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें किसी प्रकार का सरकारी सहायता प्रदान नहीं हो रही है, तो उसमें एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत जो राज्य है वो बस यही बताएगा कि ये जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो ये होनी चाहिए विद्यार्थी के पास, तभी वह एडमिशन ले सकता है। इससे ज़्यादा राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो इसी के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट जो मुकदमे हुए हैं वो भी याद रखने हैं। अब हम करेंगे अनुच्छेद 31 यानी कि 31 और 32 करेंगे। जो 31 है वो हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अभी हटा दिया गया है, और अगला वाला जो 32 आर्टिकल है वो क्या है, हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसे निकाल दिया गया है, तो उससे संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, और साथ ही बाकी, क्योंकि जो NCERT बुक है केवल आप उससे रीड करेंगे तो उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे, जो इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता चलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जहाँ से हो सका है वहाँ से आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, जिससे कि आप अपना बेस्ट दे सके और आपके एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है वह आर्टिकल 31 में उसकी व्याख्या की गई थी। अभी इसे हटा दिया गया है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो आपको ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। और जब ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उससे पहले भी क्या है, इस संपत्ति के अधिकार में कुछ संशोधन किए गए थे। तो देखिए, प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया था, 2 आर्टिकल बना दिए गए थे, यानी कि 31 को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो 31 पार्ट 1 और दूसरा 31 पार्ट 2। तो हमें देखना है 31 पार्ट 1 में क्या था और 31 पार्ट 2 में क्या था। तो ये पहला प्रयास किया गया था संविधान संशोधन का, किसमें, संपत्ति के अधिकार में। आपको ध्यान रखना है 1951। तो आर्टिकल 31 का जो पार्ट 1 है, यानी कि अनुच्छेद 31 का जो पार्ट 1 है, उसमें क्या किया गया था कि किसी भी राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर सके तो वो क्या होगा, वैध होगा, यानी कि वो सही होगा। कोई भी राज्य क्या कर सकता है, ऐसा कानून का निर्माण कर सकता है जिससे क्या हो सकता है, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना हो, तो वहाँ पर क्या है, दूसरी का अधिकार काम नहीं करेगा। तो ये बात थी। अब दूसरा देखिए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 31 का जो पार्ट 2 है, भाग दूसरा है, उसमें क्या किया गया, उसमें इंक्लूड किया गया कि जो संविधान की 9वीं अनुसूची है वो भी जोड़ दी गई, और वो किससे संबंधित थी, वो थी हमारी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित। तो फर्स्ट वाले में तो अगर कोई भी राज्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, उसे पूरी तरीके से जड़ से हटाने के लिए कोई कानून बनाए तो वैध होगा। और 31 का जो पार्ट 2 है उसमें क्या है, उन्हें जो 9वीं अनुसूची है उसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन क्या है वो शामिल कर दिया गया। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए, ये पहला प्रयास था संविधान संशोधन का संपत्ति के अधिकार में। तो 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड 3 जोड़ दिया गया। 1951 में आर्टिकल 31 के 2 पार्ट बनाए गए थे, पर 25 जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 31 जो आर्टिकल है उसमें क्या है, एक और खंड जोड़ दिया, एक और पार्ट जोड़ दिया, और उसमें क्या बात इंक्लूड की, इसमें प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है कौन कौन से, 39 का पार्ट 2 और 3, यानी कि 39 जो है उसका पार्ट 2 और 3 को इसमें क्या कर दिया गया,
इनको लागू करने के लिए जो ये दोनों के दोनों क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू करने के लिए अगर जो आर्टिकल है, ध्यान रखना है आपको 14, 19 और 31, ये जो आर्टिकल है अगर इनका भी उल्लंघन करना पड़ जाए तो में इसको किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये बात साफ होती है। 14, 19 और 31 में हमारे संपत्ति का अधिकार है। अगर किसको लेकर, नीति निर्देशक तत्व कौन सा, 39 का पार्ट 2 और पार्ट 3 को लेकर अगर कोई भी कानून बनाया जाता है उसे लागू करने के लिए, तो क्या है, इसका उल्लंघन किया जा सकता है संपत्ति के अधिकार का भी और 14 और 19 आर्टिकल का भी। तो इसके लिए न्यायालय में किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखिए 44 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या है, मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर एक सामान्य कानून बना दिया। अब मौलिक अधिकार और एक सामान्य कानून में क्या अंतर होता है, मौलिक अधिकार के लिए हम क्या है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर हमारे इस अधिकार का हनन होता है। यानी कि हर व्यक्ति की जो नीड है, हर व्यक्ति का जो मूल अधिकार है जिसके बिना उसका जीवन यापन करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार की कैटेगरी दी गई है। मैग्ना कोर्ट की जो कैटेगरी है वो दी गई है। तो मैग्ना कोर्ट किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार कैटेगरी से हटाकर उसे एक कानून, सामान्य कानून के रूप में बना दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। 31 जो आर्टिकल था उसमें इसकी व्याख्या की गई थी, तो यहाँ से हटाकर इसे अब क्या कर दिया गया, यानी कि एक सामान्य कानून बना दिया गया। और उसके तहत क्या है, संविधान का जो 12वां भाग है उसमें जो आर्टिकल 300 का भाग 1 है उसमें क्या है, अब संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, यानी कि अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो ये है इसकी वर्तमान स्थिति। तो इसे आप, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम अपना जो आर्टिकल 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम इसे क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, हृदय तथा आत्मा कहा था संविधान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, संविधान का हृदय व आत्मा किसके द्वारा कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या फिर ये पूछ लिया जाता है संविधान का जो हृदय और आत्मा है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया जाएगा। तो घुमा फिरा कैसे पूछ लिया जाता है आपको क्लियर होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में इसकी व्याख्या की गई है। और इसको संवैधानिक उपचारों अधिकार या फिर हृदय की आत्मा क्यों कहा, संविधान के हृदय की आत्मा क्यों कहा, क्योंकि इसके बिना क्या है, जो ये मौलिक अधिकार हैं उनके लिए अब मान लीजिए सारे के सारे अधिकार क्या हैं वो कर दिए गए कि ये अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए। अब ये अधिकार ना मिले किसी नागरिक को तो फिर वो क्या करें, तो उसके लिए ये जो अधिकार है वो बनाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे क्या कर सकता है, न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि निचले स्तर पर नहीं जाकर सीधे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और वहां पर जाकर अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है। और इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 32 में। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, अनेक प्रकार के लेख जारी करता है, जैसे कि या फिर रिट जारी करता है, उसे रिट कहा जाता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया और अधिकार प्रच्छा हो गया, उत्प्रेषण हो गया। 5 प्रकार के जो रिट है वो जारी करता है। कौन करता है, आपको ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। किसके लिए, मौलिक अधिकार के संरक्षणों के लिए। ये जो 5 लेख है वो जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद क्या कर सकती है, किसी भी अन्य अदालत को यह हक दे सकती है कि वो क्या कर सकता है, मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तो संसद पर डिपेंड करता है। राज्यों की जो उच्च न्यायालय हैं उनको भी क्या है, यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं और उनके लिए जो है वो लेख जारी कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिट है वो जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय। राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। मान लीजिए किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जो राज्य का उच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को तो यह अधिकार होता ही होता है। तो इन सब की व्याख्या कहाँ की गई है, 32 जो आर्टिकल है उसमें की गई है इन सब की व्याख्या।
तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उन दोनों को क्या है, लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत। इसके साथ साथ क्या है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, प्रभावित व्यक्ति को, यानी कि जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित है, यानी कि जिसका मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है किसी व्यक्ति का, उसको क्या कर सकता है, दोनों में से किसी भी न्यायालय के पास जाने का अधिकार है अपने मौलिक अधिकार के मामले को लेकर। यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है मौलिक अधिकार के मामले को लेकर, और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, राज्य के उच्च न्यायालय में। तो ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, लेख जारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है इसमें 32 आर्टिकल के अंदर। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रिट, यानी कि जो रिट है टॉपिक हमारा वो है, क्योंकि ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो 5 रिट होते हैं वो जारी किए जा सकते हैं, 5 याचिकाएं जारी की जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा ये 5 जो रिट होते हैं वो जारी किए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है रिट के मामले में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम इसके बीच में ही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है जो रिट है, जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो संविधान है वो उधार लिया हुआ संविधान है, यानी कि कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ अच्छी लगी वही उठाकर हमारे संविधान में उसमें कुछ चेंज कर कर अपने अनुसार उसे शामिल कर लिया है। तो जो ये रिट है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन का जो सामान्य कानून है उसमें रिट की अभिव्यक्ति की गई है, वहीं से हमने रिट को उठाया है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के दोनों, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों के दोनों जो सुप्रीम कोर्ट है उसे हिंदी में या तो उच्चतम न्यायालय कहा जाता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट को कहा जाता है। अब देखिए जो उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो उसकी व्याख्या कहाँ पर है, आर्टिकल 32 में की गई है। जैसे कि अभी आपने देखा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें इसकी व्याख्या की गई है, वही आर्टिकल 32 है। तो उसमें उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है अगर किसी भी व्यक्ति का क्या हो, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो या फिर उसका हनन हुआ हो मौलिक अधिकार का, तो वह क्या कर सकता है, व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। यानी कि आपको पता होगा हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 3 प्रकार से है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो मौलिक अधिकारों को लेकर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या है, पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाना पड़ता था, यानी कि अगर सामान्य कानून को देखें तो पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाना पड़ेगा, यानी कि जिला जो न्यायालय है, फिर उसके बाद हमें जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पर जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद हमारा हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था है, इसके द्वारा हमें न्याय प्राप्त होता है। पर मौलिक अधिकार से संबंधित जब भी कोई भी दिक्कत होती है, उसका अगर किसी प्रकार से कोई भी हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ पर जा सकता है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटा सकता है, वहाँ पर जाकर सीधे अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, याचिकाएं जारी कर सकता है। रिट को हिंदी में याचिका कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है। अब देखिए जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वह अनुच्छेद 226 जो आर्टिकल 226 है, यानी कि 226 जो आर्टिकल है उसके द्वारा जो हाई कोर्ट है उसे ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया है यहाँ पर पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकता है, हमारे देश में दोनों के द्वारा रिट जारी किया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित जो रिट है वो जारी कर सकता है। पर जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, मौलिक अधिकार प्लस में जो कानूनी अधिकार होते हैं दोनों के लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार से देखिए तो जो हाई कोर्ट है उसकी पावर ज़्यादा हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वह क्या है, दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। किस किस के लिए, कानूनी जो अधिकार है उसके लिए भी, यानी कोई भी कानून संबंधी कोई भी अधिकार है उसके लिए हाई कोर्ट क्या होगा, वो जारी करेगा रिट, और उसके साथ साथ क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित भी जो हाई कोर्ट है वो भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट है
तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इसमें क्या है, ये केवल आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, और ये क्या है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और विषय के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या है, फंडामेंटल जो राइट्स है प्लस में जो कानूनी जो राइट्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कानूनी जो राइट्स हैं और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो दोनों के दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल जो राइट्स है उसको ही जारी कर सकता है, उसके लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो इसको देखकर क्या है, यहाँ पर हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है रिट जारी करने में। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट होता है वह उसे क्या है, उसके जो टोटल विषय हैं वो टोटल जो रिट जारी किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा वो 6 किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 किए जाते हैं। तो हम 5 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वही कॉमन जो रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे ये छठा जो रिट है वो कौन सा है, यानी कि वो छठी याचिका कौन सी है जो हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। उसके द्वारा क्या है, अगर आपको किसी भी मुकदमे में जल्द से जल्द राहत प्राप्त करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी कि किसी मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट के पास जाया जा सकता है रिट जारी करवाने के लिए। तो ये है जो आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से लिखा जाता है, इंजंक्शन कहा जाता है, ये हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है जो ये छठा रिट है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखा जाए, इन 2 तरीकों से देखा जाए, एक तो क्या है हाई कोर्ट के पास एक ज़्यादा पावर है कि वो क्या फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या है जो कानूनी अधिकार है उसको लेकर भी रिट जारी कर सकता है, और दूसरा क्या है वह 6 रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से किस विषय में, रिट जारी करने के विषय में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर कवर कर दिया है। अब देखिए न्यायालय के द्वारा जो जारी किए जाते हैं रिट वो कौन कौन से हैं, 5 रिट हैं, आपको ध्यान रखना है और उन 5 के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो इनके नाम रखे गए हैं उसके अंतर्गत क्या है, कब ये जो न्यायालय है वो कब रिट जारी करता है, एक तो ये याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कि इनका जो इंग्लिश में नेम है वो कौन सा है। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट है जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और ये कॉमन रिट है, 5 आपको पता है, और छठा हमने अभी डिस्कशन कर लिया है हाई कोर्ट वाला। तो 5 रिट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा सेम ही जारी किए जाते हैं। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसे इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, और इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि बॉडी को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। एक तरीके से देखा जाए यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, अगर इसे और भी डिटेल में देखें तो इसका मतलब होता है बंदी मतलब जिसे गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो ये इसका अर्थ है, और इसी के द्वारा क्या है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है, ये जब जारी किया जाता है जब कोई भी जो व्यक्ति है वह क्या है गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। मान लीजिए ये इसलिए इसका उद्देश्य यही है जारी करने का, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का उद्देश्य यही है कि पहले क्या होता था कि को भी उठा के जेल में डाल सकते थे, तो इसको रोकने के लिए ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रखा गया है कि बिना किसी वजह के आप किसी को भी क्या है गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जबरन क्या है गिरफ्तार करके रख लिया, बिना बताए गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके लिए कोई भी क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो वो क्या कर सकता है, वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है अपने लिए याचिका दायर कर सकता है, अपने लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उससे अपील कर सकता है कि वो क्या करे, रिट जारी करे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो न्यायालय क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करता है, अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। इसमें क्या है, ये जो रिट है किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकता है, यानी कि ये जो रिट है ये अधिकारी के लिए भी जारी किया जा सकता है और कोई भी जो प्राइवेट व्यक्ति है उसके लिए भी ये जो रिट है वो जारी किया जा सकता है। अब देखिए न्यायालय इस रिट के द्वारा क्या क्या करता है, 2 चीज़ें करता है। पहला तो वह आदेश देता है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उससे पूछा जाता है, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है यानी कि जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका कारण पूछा जाता है गिरफ्तारी का, कि क्यों गिरफ्तार किया गया है ये है व्यक्ति। तो पहला तो ये हो गया, न्यायालय इस रिट के द्वारा ये करता है। दूसरा क्या करते हैं, न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है।
यहाँ पे एक कट करके आप इसे ठीक कर लीजिएगा, आदेश जारी करता है अपने समक्ष प्रस्तुत करने का। तो दूसरा ये हो जाएगा। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, कहीं कहीं पर अपवाद भी है इसका, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण को नहीं लगाया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला अपवाद की बात की जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण की, वो है जब निरुद्ध व्यक्ति यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह न्यायालय की आधिकारिकता के भीतर ना हो, यानी कि जो न्यायालय का जहाँ तक अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक उस अधिकार क्षेत्र के अंदर वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या है वो जो रिट है वो जारी नहीं कर सकता। मान लीजिए जो हाई कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है उसका भी एक अधिकार क्षेत्र है, तो वह क्या अपने अधिकार के अंदर रहकर क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। तो यही क्या है यहाँ पर बताया गया है कि जो न्यायालय है अगर वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उसके लिए वह रिट जारी नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो निरुद्ध व्यक्ति यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह किसी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो तब वह जारी किया जाएगा। अगर वह दोषी ठहराया गया है, दोषी सिद्ध हो गया है, तो यह जो रिट है ये जारी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण लीजिए, अगर किसी ने मर्डर किया है और उसका जो मर्डर का दोष है वो न्यायालय में उसका जो मर्डर का दोष है वो सिद्ध हो चुका है, तो क्या है वह अपील नहीं कर सकता है न्यायालय में कि मेरे को क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या किया जाए, रिट जारी किया जाए और मुझे क्या है दोबारा उसकी सुनवाई की जाए। तो ये नहीं किया जा सकता है। एक ही बार हो गया, एक बार में क्या है वो अगर दोषी सिद्ध हो चुका है तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा ये हो गया। अब देखिए परमादेश, जो परम आदेश है, परम आदेश का मतलब है आदेश दिया जाता है, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये दूसरा रिट है दूसरे नंबर पर, और इसे मैंडेमस कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो परम आदेश है इसका मतलब हो गया आदेश दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है न्यायालय के आदेश देता है, और किस विषय में देता है, जब कोई व्यक्ति या फिर संस्था हो गई तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्यक्ति के लिए जो रिट है वो जारी किया जाता है और कौन सा व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए जारी किया जाता है। तो व्यक्ति कौन सा जो व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति और संस्था अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से ठीक प्रकार से नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय क्या है न्यायालय इस परम आदेश के द्वारा इस रिट को जारी करता है और व्यक्ति या संस्था को अपना जो उसका जो उत्तरदायित्व है वो निभाने के लिए कहता है। अगर कोई व्यक्ति हो गई या फिर कोई भी संस्था हो गई अगर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तो ये रिट क्या है उनके लिए जारी किया जाता है कि वो क्या करें, अपना ठीक प्रकार से सुचारू रूप से काम करें। अब देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनके विरुद्ध क्या परम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, वो कौन से, यानी कि परम आदेश का कौन सा अपवाद है। पहला है निजी संस्थाओं और व्यक्ति के विरुद्ध क्या है ये रिट जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायालय है वो ये कहता है कि हम क्या सरकारी अधिकारी या फिर जो सरकारी कामकाज है उसके लिए क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो सही प्रकार से काम करेंगे। अगर वो सही प्रकार से काम नहीं करेंगे तो हम क्या परम आदेश जारी कर देंगे और उन्हें क्या है आदेश देंगे कि तुम क्या करो, सही प्रकार से कार्य करो अपना। अगर कोई प्राइवेट संस्था है या फिर कोई भी व्यक्ति है अगर वह सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी न्यायालय नहीं लेता है और उसके लिए परम आदेश जारी नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। दूसरा जो है किस स्थिति में जो ये रिट है वो जारी नहीं किया जाएगा, दूसरा है परम आदेश जो रिट है वह अधिकारी की विवेक शक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। अब अधिकारी की जो विवेक शक्ति है उसका मतलब क्या है, अगर कोई जो राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है वह अपने विवेकपूर्ण तरीके से अपना जो कार्यालय संभाल रहा है तो उसके खिलाफ क्या है रिट जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि वह अपने अकॉर्डिंग अगर कार्य कर रहा है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल तो उसके विरुद्ध में, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो राष्ट्रपति वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है और उसके लिए परम आदेश जारी कर दिया जाए, क्योंकि वह क्या है वह अपनी विवेकपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है उस स्थिति में। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कर रहा है अपनी पद शक्ति का प्रयोग कर रहा है विवेकपूर्ण तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए प्रतिषेध, यानी कि इसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है प्रतिषेध को। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक रिट है और ये तीसरे वाला रिट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ये कब कब जारी किया जाता है, कोई न्यायालय अपनी आधिकारिकता से बाहर अगर कार्य कर रहा होता है तो वह क्या कर सकता है, उस पर रिट जारी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो न्यायालय है अगर वह क्या कर रहा है, कोई भी जो कोर्ट है वह अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़ रहा है, यानी कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है रिट जारी किया जा सकता है और उसको ये बताया जा सकता है कि ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है और तुम यहाँ पर ये जो निर्णय नहीं दे सकते हो। अधिकारिकता न होने के बाद भी अधिकारिकता का प्रयोग कर रहा है
तब भी ये क्या है, ये रिट जारी किया जाता है। तो ये तो इसी वाले की बात हो गई। अब तीसरे वाला देखिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हो तब भी क्या किया जा सकता है, ये जो रिट है ये जारी किया जा सकता है। मोस्टली जो ये रिट होता है ये किस लिए जारी किया जाता है, कई बार जो ये रिट होता है ये क्या है, पहले ही जारी कर दिया जाता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को पहले ही बता देती है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है और तुम क्या है इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो ये पहले ही बता देती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा मुकदमा लग रहा है, कुछ ऐसा मामला लग रहा है जिसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, तो वो क्या है, हाई कोर्ट को कह देती है कि तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो वहाँ पर के प्रतिषेध के द्वारा ये जो है ये रिट जारी किया जाता है। तो पहले ही बताया जा सकता है और बाद में कब बताया जाएगा, जब कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय क्या है अपने अधिकार क्षेत्र को भूलकर अगर वह दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और उसको लेकर निर्णय दे रही है, न्याय कर रही है, तो वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए ये जो रिट है ये जारी किया जाता है। अगला देखिए, उत्प्रेषण। इसे जो इंग्लिश है उसमें कहा जाता है सेट्योरेरी। जो सेट्योरेरी है इसमें क्या किया जाता है, इसमें तब रिट जारी किया जाता है। बहुत बार जो कन्फ्यूज़न होती है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी यहाँ पर देखेंगे। तो उत्प्रेषण होता है वो तब जारी किया जाता है ज़्यादातर जब किसी विवाद को निम्न न्यायालय है वैसे उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। इसका मतलब है ये जो रिट है ये तब जारी किया जाता है जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी मामला भेजना है तो उसके लिए ये जो रिट है ये जारी किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अधिकार प्रच्छा। अधिकार जो प्रच्छा है उसे इंग्लिश में वो वारंटो कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो रिट है ये तब जारी किया जाता है, या फिर इस जो ये रिट है इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है। इसको जारी करने का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक या लोक पद धारण करने से रोकना है। इसका मतलब है, आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी क्या रिश्वत देकर या फिर गलत तरीके से क्या कर रहा है, अपना जो पद है वो धारण कर रहा है। अब मान लीजिए कोई भी आईएएस है या फिर कोई भी सरकारी नौकरी है, उसमें क्या कर रहा है, वह गलत तरीके से बिना परीक्षा दिए या फिर मान लेते हैं कि उसमें कुछ घाट बात करके रिश्वत देकर कहीं से पेपर लीक हो गया है, तो उसको वहाँ पर अगर किसी का भी सिलेक्शन हो गया इस तरीके से, तो वहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ इसके लिए क्या है, जो स्वयं व्यक्ति जारी नहीं करता है दूसरा व्यक्ति जारी कर सकता है अधिकार प्रच्छा। तो मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया है, तो क्या है, कोई भी व्यक्ति ये जो रिट है जारी करने के लिए न्यायालय को कह सकता है कि ये जो पद है जिसका सिलेक्शन अभी हुआ है जिस नौकरी के लिए, यहाँ पर क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था, या फिर साथ साथ अगर ये पूरा भरोसा है कि ये जो व्यक्ति है गलत तरीके से उसे ये जॉब मिली है, यानी कि उसका जो ये पद है वो गलत तरीके से उसने धारण किया है, तो उसके लिए भी क्या है, कोई भी व्यक्ति ये जो रिट है जारी करने के लिए अपील कर सकते हैं न्यायालय को अधिकार प्रच्छा। अब देखिए, इसमें आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। तो ये जो रिट है तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति क्या है गलत तरीके से सार्वजनिक पद को गलत तरीके से धारण करे होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, गलत तरीके से अगर कोई भी किसी पद पर है तो उसे हटाने के लिए अधिकार प्रच्छा जो रिट है वो जारी किया जाता है। अब इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं ये रिट जारी करने का। तो इसमें अधिकार प्रच्छा में ये दो शर्त रखी गई हैं। पहली कि चुनौती देने वाला जो पद है होना चाहिए लोक पद होना चाहिए। देखिए, ऐसा पद अवैध रूप से धारण किया गया हो, यानी कि ये पूरी की पूरी गारंटी होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति जिस पद पर बैठा हुआ है ये व्यक्ति क्या है गलत तरीके से इस पद को धारण किए हुए, ये पूरी गारंटी होनी चाहिए। यानी कि न्यायालय का जो समय है वो बर्बाद नहीं करना है। तो ये दूसरा जो है ये शर्त रखी गई है। अब देखिए, जैसे कि हम मौलिक अधिकार कर रहे हैं तो उसमें हमने जो अपने जितने भी अधिकार, क्योंकि 32 तक मौलिक अधिकार हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर हमारा 35 तक है। तो हमने 12-13 तो कर लिया था, 14 से हमारे समानता के अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जो 32 तक ये अधिकार समाप्त हो गए हैं, तो इसके बाद हमारा जो 33, 34 और 35 आर्टिकल है उसको देखना भी बहुत 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 ज़रूरी है। तो जो आर्टिकल 33 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 33 के द्वारा कि वह क्या कर सकता है, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस हो गई और जो खुफिया एजेंसियाँ हो गई, या फिर कोई भी ऐसा अन्य कोई भी एजेंसी कोई ऐसी हो गई
तो उसके जो मौलिक अधिकार है उसमें वह कटौती कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी क्योंकि आपको पता होगा कि हम जो आम नागरिक हैं उन्हें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या हैं, वो अधिक हैं किनसे, जो बॉर्डर पे खड़े हुए जितने भी सैनिक हैं या फिर जो पुलिस हैं, तो जिनके पास भी सशस्त्र बल हैं उनको, या फिर जो खुफिया एजेंसी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके जो मौलिक अधिकार हमसे कम होते हैं। क्यों होते हैं? कोई भी, क्योंकि वह क्या कर सकते हैं, अपना काम सुचारू रूप से कर सके, सही प्रकार से अपना कार्य कर सकें, इसलिए क्या है, उनके मौलिक अधिकार कम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें भी उतने ही अधिकार दिए जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी खुफिया खबर होगी तो वो क्या कर सकते हैं, उसे फैला सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कुछ जो अधिकार हैं उनके छीन लिए जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और वो संसद के द्वारा आर्टिकल 33 के द्वारा लगाया जा सकता है। अब देखिए 34 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि कभी भी देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि आपको पता होगा हमारे जो संविधान निर्माता थे वो उन्होंने फ्यूचर की, बहुत आगे की सोच कर ही संविधान का निर्माण किया था। तो मार्शल लॉ आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो थे उस समय क्या हो रहा था, मार्शल लॉ जो था उस समय की बात है, वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो मार्शल लॉ को हमारे में संविधान में मार्शल लॉ जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया, आपको ध्यान रखना है, पर उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया, सैन्य प्रशासन। यानी कभी भी जो पूरा का पूरा जो देश है उसका जो प्रशासन है सेना के पास चला जाए, मार्शल लॉ स्थापित हो जाए, मार्शल लॉ का मतलब ही होता है सैन्य प्रशासन, तो सेना के पास चला जाए, तो उस स्थिति में व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनमें कटौती हो जाती है या उनका हनन हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, जो संसद है उसको ये अधिकार दिया गया है संसद को कि वह क्या है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। यानी कि बाद में जब ये मार्शल लॉ हट जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो ये आर्टिकल 34 में इसकी व्याख्या की गई है। 35 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 35 इसमें क्या है, संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, पहला आपको ध्यान रखना है 4 इसमें अधिकार दिए गए, संसद इनके लिए कानून बना सकता है। अब पहला जो है कि जो संसद है वह आर्टिकल 16 का जो भाग 3 है उसमें ये बताया गया है कि राज्य नौकरी में निवास के आधार पर क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, अंतर कर सकता है, यानी कि किसी को क्या कर सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है राज्य नौकरी में। तो उसके लिए जो कानून निर्माण है वो कौन करेगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए आर्टिकल 32 का पार्ट 3, तो आर्टिकल 32 का जो पार्ट 3 है, जैसे कि आपको पता होगा जो आर्टिकल 32 अभी हमने देखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसके पार्ट 3 में क्या कहा गया था, संसद को अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी अन्य अदालत को क्या कर सकता है, ये अधिकार दे सकता है, ये राइट दे सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो रिट जारी कर सकते हैं, वो याचिका जारी कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी संसद के द्वारा बनाया जाएगा। अब देखिए जो आर्टिकल 33 में अभी हमने ऊपर देखा, ये आर्टिकल 33 ये भी संसद के द्वारा जारी करके क्या किया जाता है, सशस्त्र बल हो गए, पुलिस होगी, अर्धसैनिक हो गए, खुफिया एजेंसी होगी, इनके जो मौलिक अधिकार हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 भी क्या है, उसके द्वारा भी क्या संसद ऐसा कानून निर्माण कर सकती है अगर मार्शल लॉ के तहत या फिर सैन्य प्रशासन के तहत क्या मौलिक अधिकार में उनका हनन होता है, उनमें कटौती होती है, तो संसद क्या कर सकती है, क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ये था आर्टिकल 35, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड किए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार आप ऐसे ही देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।